क्यों लौटाए? पापा बोले। बाहर निकलते ही मुझे याद आया कि बूढ़े साधु के कपड़े मिलने वाली बात मैंने किसी को नहीं बताई थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसका जिक्र किया खुशी ने तुरंत कह दिया कि साधु की लाश मिल गई है। ये बहुत अजीब था। मुझे शक हुआ तो मैंने टॉर्च से बाहर बर्फ देखी। वहाँ इंसान के नहीं भेड़िए के पंजों के निशान थे। अभी जो बाहर था वो खुशी नहीं भेड़िया था। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादी बोली, इसका मतलब है कि उसने हमें निशाना बना लिया है। मैं डरते हुए बोली, पापा क्या हम यहाँ से चले जाएं, शहर भाग जाएं? पापा ने सिर हिलाया। नहीं बेटी, भेड़िए से भागकर नहीं बचा जा सकता। वह हर कीमत पर हमारा रास्ता रोकेगा। ऊपर से इतनी बर्फ है कि न कोई गाड़ी आ सकती है न जा सकती है। अगर रास्ते में उसने हमला कर दिया तो हम बच नहीं पाएंगे। मेरा चेहरा उतर गया। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, डर मत, जब तक मैं जिंदा हूँ वह हमें नहीं खा पाएगा। पूरे गांव में मुझसे बेहतर शिकारी कोई नहीं है। पापा फिर से तैयार हुए और बाहर जाते हुए बोले, पीला कुत्ता तुम्हारे पास रहेगा। मैं बड़े कुत्ते को साथ ले जा रहा हूँ। मैं लौटते वक्त दरवाजा 3 बार खटखटाऊंगा, 2 हल्की और 1 जोर की दस्तक, तभी खोलना। पापा के जाने के बाद दादी ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर टॉर्च लेकर पूरे आंगन में पीले कुत्ते के साथ चक्कर लगाया। पीला कुत्ता आगे पीछे घूमता रहा जैसे हमारी रखवाली कर रहा हो। इसी दौरान गांव के लाउडस्पीकर से पापा की आवाज गूंजी। साफ था कि वह प्रधान के घर पहुंच चुके थे। पापा की आवाज गूंजी, सभी गांव वाले ध्यान दें, गांव में एक भेड़िया इंसान बनकर घूम रहा है। वह इंसानों की आवाज की नकल कर सकता है। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, किसी की भी आवाज सुनकर दरवाजा न खोले, चाहे वह कितना ही अपना क्यों न लगे। पापा ने लाउडस्पीकर में कहा था कि जब तक पूरी तरह साफ न हो जाए तब तक कोई भी दरवाजा न खोले, लेकिन शायद बात बहुत अजीब थी, इसलिए कुछ लोगों ने उसे मजाक समझ लिया। पड़ोसी वांग लावू ने तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। उसने 2-3 जवान शिकारी बुला लिए और अपने आंगन में बैठकर बातें करने लगा। मांस भून रहे थे, शराब पी रहे थे और हंस रहे थे। वांग लावू हंसते हुए बोला, ये सब बकवास है। भेड़िया इंसान की तरह रोए दरवाजा खटखटाए ये तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये कहना कि भेड़िया इंसान की तरह बोल भी सकता है ये तो सरासर झूठ है। दूसरे बोले, हाँ, एक भेड़िए को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं जैसे कोई राक्षस हो। पता नहीं लोगों को डराने का क्या इरादा है। एक और बोला, अगर सच में भेड़िया होता तो क्या हुआ? जिसने उसका राजा मारा है वह उसी के पास जाएगा। हमने तो नहीं मारा। फिर किसी ने हंसते हुए कहा, सुना है उसकी बेटी बीमार थी, भेड़िए ने उसे ठीक कर दिया। मैंने तो कभी नहीं सुना कि भेड़िया इलाज भी करता है। दूसरा बोला, गांव के बूढ़े कहते हैं कि बूढ़े भेड़िए 100 जड़ी बूटियां पहचानते हैं, कौन सी दवा किस काम की है सब जानते हैं। फिर उनकी बातों का रुख मेरी तरफ आ गया। कोई बोला, वैसे वो लड़की दिखने में बुरी नहीं है, ठीक हो गई है तो और भी अच्छी लगती है। दूसरा हंसते हुए बोला, अरे उसे तो बहू बना लेना चाहिए, खुशबू भी अच्छी होगी। तीसरा बोला, बच्चा पैदा करेगी तो सुंदर और होशियार होगा। मैं दीवार के उस पार यह सब सुन रही थी। दादी भी सुन रही थी। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गुस्से में पानी से भरा एक बड़ा बर्तन उठाया और दीवार के ऊपर से सीधा उन पर उड़ेल दिया। सब एक साथ चिल्ला उठे। दादी बोली, तो सुंदर और होशियार होगा। मैं दीवार के उस पार यह सब सुन रही थी। दादी भी सुन रही थी। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गुस्से में पानी से भरा एक बड़ा बर्तन उठाया और दीवार के ऊपर से सीधा उन पर उड़ेल दिया। सब एक साथ चिल्ला उठे। दादी बोली, माफ करना, हाथ फिसल गया। उन्हें देखकर थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वह भेड़िया क्यों कह रहा था कि मुझसे बच्चा चाहिए, क्यों मुझे खाना चाहता है। जरूर इन लोगों की बातें उसने सुन ली थी। दादी ने गंभीर आवाज में कहा, जब तक उस भेड़िए को पकड़ा नहीं जाता हम कपड़े पहनकर ही सोएंगे। रात में पूरी तरह होशियार रहना होगा। भेड़िया बाकी जानवरों जैसा नहीं होता, वह बहुत बदला लेने वाला होता है। अगर उसने धमकी दी है तो वह जरूर कुछ करेगा। मैंने डरते हुए पूछा, दादी वह सबसे पहले कहाँ हमला करेगा? दादी बोली, पता नहीं, बस उम्मीद है कि आज रात ही तुम्हारे पापा उसे मार दें। उन्होंने आगे कहा, जिसने इंसान का मांस चख लिया वह दोबारा जरूर खाता है। मैंने कहा, लेकिन पापा तो बिजली की लाइन देखने गए थे ना। दादी बोली, वह सिर्फ भेड़िए को सुनाने के लिए कहा गया था। बिजली की लाइन देखने में तुम्हारे पापा की जरूरत नहीं। भेड़िए के कान कुत्तों से भी तेज होते हैं। तुम्हारे दादा कहा करते थे कि 10 कोस के भीतर की हर आवाज भेड़िया सुन सकता है। अगर वह चाहे तो घर के अंदर की बातें भी सुन सकता है, इसलिए बिजली जाना भी उसी की चाल है। दादी बोली, अब सो जाओ, हो सकता है आधी रात के बाद कुछ ऐसा हो कि नींद आए ही नहीं। मैंने डर के बावजूद आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही आंख लगी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। ताला तो था, लेकिन 2 हल्की और 1 जोर वाली दस्तक नहीं थी। मैं और दादी एक साथ उठ बैठे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी ध्यान गया कि आवाज हमारे घर की नहीं बल्कि वांग लावू के घर की थी। कुछ ही देर में वांग लावू नशे में लड़खड़ाता हुआ दरवाजे तक गया। कौन है मेरे दरवाजे पर? उसने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल उसकी चीख सुनाई दी, भेड़िया भेड़िया बचाओ बचाओ। उसके आंगन से दिल दहला देने वाली चीखें आने लगी। आवाजें इतनी डरावनी थीं कि समझ ही नहीं आ रहा था कौन चिल्ला रहा है। हवा में खून की गंध फैल गई जो सीधे मेरे नाक में घुस गई। धीरे धीरे चीखें कमजोर पड़ने लगी। फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। पीला कुत्ता डर के मारे बिस्तर के कोने में सिकुड़ गया और कांपने लगा। दादी चुपचाप उठी और मेज कुर्सियां खिसकाकर दरवाजे के पीछे अड़ा दी। मैं रोना चाहती थी, लेकिन दादी ने तुरंत मेरा मुंह ढक लिया। कुछ ही देर में पटाखों जैसी गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। हमारे आंगन और वांग लावू के आंगन में गोलियां इधर उधर चल रही थी। हम पापा को बताना चाहते थे कि भेड़िया वांग लावू के घर में है, लेकिन कोई मौका ही नहीं मिला। गोलीबारी बिखरी हुई थी और जब सुबह हुई भेड़िया तब तक कहीं और भाग चुका था। उस रात के बाद भेड़िया कहीं गायब हो गया, लेकिन वांग लावू के घर और आंगन में 3-4 लाशें पड़ी थी, खून और मांस में लथपथ। पापा ने उसी रात हमारे घर के गेट के सामने जमी बर्फ के नीचे दर्जन भर लोहे के तेज जाल गाड़ दिए थे। अगर भेड़िया दरवाजा खटखटाने आता तो जरूर फंस जाता। उसके बाद बस भेड़िए की आवाज सुनते ही 2-3 गोलियां चलानी थी ताकि